नेक्स्ट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। ओके, तो क्या है थ्रस्ट एंड प्रेशर? तो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। थ्रस्ट हम लोग फोर्स को ही बोलते हैं। जैसे कभी सुना होगा कि ये जो जेट इंजन है, इस जेट इंजन का इतना इतना थ्रस्ट है, 5000 न्यूटन का ये थ्रस्ट पैदा करता है। तो थ्रस्ट मतलब क्या? फोर्स ही तो पैदा कर रहा है वो, राइट। तो यही चीज आप रॉकेट के लिए भी सुनोगे, ठीक है ना। तो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स ही होता है। और कौन सी फोर्स होती है ये? परपेंडिकुलर फोर्स। कौन सी फोर्स होती है? परपेंडिकुलर फोर्स। अभी परपेंडिकुलर फोर्स मतलब क्या? मान लो ये एक सरफेस है, मान लो ये एक सरफेस है और कोई ऐसे धक्का दे रहा है, इसको ऐसा दबा रहा है। जैसे मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये रिमोट है। अब इस रिमोट को अगर कोई ऊपर से ऐसा दबाए तो कैसा फोर्स दे रहा है? ये देखो, अगर कोई ऐसा करके दबाए इस वे में तो कैसा फोर्स दे रहा है? वो परपेंडिकुलर फोर्स दे रहा है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है इसी को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। अब आपके मन में आएगा परपेंडिकुलर फोर्स, तो इसका मतलब कुछ और भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये फोर्स कैसा है? 90 डिग्री पे है, ये परपेंडिकुलर फोर्स है, इसलिए हम इसको थ्रस्ट बोल सकते हैं। जब भी रॉकेट ऊपर को उड़ता है, ये देखो ये मेरे पास रॉकेट है, जब भी रॉकेट ऊपर को उड़ता है तो जो फोर्स आता है वो नीचे की तरफ आता है, तो अगेन वो भी परपेंडिकुलर ही है। तो ये जो हो गया ये तो थ्रस्ट हो गया। तो परपेंडिकुलर फोर्स के अलावा भी कोई फोर्स होता है? यस, पैरेलल फोर्स भी होता है। जैसे देखो, कभी अगर आपने ताश के पत्ते खेले होंगे, ताश के पत्ते को निकालते तो कैसे निकालते हो? ऐसा। कैसा फोर्स लगा रहे हो आप? ये पैरेलल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं? जो परपेंडिकुलर लगा हो, ना कि जो पैरेलल लगा हो, ठीक है। समझ में आया? यस। तो व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर फोर्स। अब क्योंकि ये एक फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द थ्रस्ट। सो थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, ऑलराइट। नाउ दूसरा है यहां पर प्रेशर। सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन ए का मतलब एरिया, ठीक है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ऑलराइट। चलो मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, फोर्स और ये है एरिया, ठीक है। सो इसीलिए P इक्वल टू एफ अपॉन ए, दिस इज द प्रेशर। अब जरा इस बात को समझना, अगर फोर्स कोई ज्यादा लगा रहा है तो प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट होगा। यस, ऑब्वियसली बात है। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसको मैं ऐसे दबा रहा हूँ, ये रिमोट है, रिमोट को मैं ऐसे दबा रहा हूँ, ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और अगर कम फोर्स लगाऊंगा तो कम प्रेशर क्रिएट होगा। दूसरा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है ये बढ़ेगा कब? अगर फोर्स बढ़ेगा। लेकिन प्रेशर घटेगा कब? जब एरिया बढ़ेगा। तो एरिया के साथ इसका संबंध कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ाने पे प्रेशर कम हो जाता है। जैसे आपका जो स्कूल बैग है, स्कूल बैग को जब आप लटकाते हो यहाँ पर, तो वो चौड़ा पट्टा दिया जाता है। मान लो चौड़ा पट्टा को हटा के किसी ने एक पतली सी तार लगा दी वहां पर, ठीक है, पतली सी तार लगा दी। अब अगर आप उसको पहन के स्कूल जाओगे तो घर आओगे तो देखोगे यहाँ पर एक लाइन आ गई है। क्यों लाइन आ गई? क्योंकि अब प्रेशर बढ़ गया है। अब प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखना, एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, ऑलराइट। अच्छा, कभी आपने कील को देखा होगा, जो दीवार पे हम ठोकते हैं, कील का जो सामने वाला मुंह होता है वो कैसा होता है? ऐसा नुकीला होता है। क्यों नुकीला होता है? नुकीला इसलिए होता है ताकि प्रेशर ज्यादा बन सके। तो यहाँ का एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा बनेगा। प्रेशर अगर ज्यादा बनेगा तो ऐसे में दीवार में ये इजीली घुस पाएगा। अगर मान लो कील तुम्हारी ऐसी है, सामने की तरफ से ऐसी, ये देखो इसका मुंह ऐसा है, ब्लंट, तो ऐसे में क्या होगा? नहीं, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और दीवार में नहीं घुस पाएगा। सेम चाकू के साथ भी वही सीन है। जो चाकू शार्प होता है, शार्प का मतलब क्या? उसका सामने का जो एरिया है वो कम है, इसलिए इजीली कट कर पाता है। पर अगर वो ब्लंट हो गया तो ऐसे में फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप चीज़ों को काट नहीं पाओगे। तो याद रखो, कई बार हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है। ये वाला केस है, इसमें हमको प्रेशर ज़्यादा चाहिए, जबकि जो मैंने बैग वाला एग्जांपल दिया उसमें हमको कम प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन हम एरिया को चेंज करके, फोर्स को चेंज करके प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो एक चीज़ तो देखो, यहाँ पर प्रेशर इक्वल टू फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा? मीटर का पावर -2, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या न्यूटन मीटर का पावर -2। ये देखो, ये वही यूनिट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे प्रेशर क्या होता है? फोर्स होता है। सो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब अगर ये कटेगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। सो प्रेशर इज इक्वल टू केजी तो ऊपर है ही, मीटर को ऊपर लेके जाओ तो मीटर का पावर -1, सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ तो सेकंड का पावर -2, ठीक है, सेकंड का पावर -2, तो यही आ गया। अच्छा, आप देखो यहाँ पर बोलोगे कि सर m का पावर तो -1 है, यहाँ पर m का पावर -1 है, पर सर आपने s का पावर -2 डाल रखा है, पर यहाँ तो s का पावर 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्लैश बनाया हुआ है। तो स्लैश का मतलब क्या है कि s² नीचे है। अगर मैं s² को नीचे रहने दूँ तो नीचे में ये s का पावर +2 ही होगा, ठीक है। सो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर हम नहीं चाहते इतना लंबा चौड़ा बोलना तो सिंपली क्या बोल सकते हैं? पास्कल।
क्या बोल सकते हैं हम लोग, पास्कल। ठीक है, ये समझ में आया? ऑलराइट, सो एक है थ्रस्ट और दूसरा क्या यहाँ पर प्रेशर है। ऑलराइट, ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज, अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। अच्छा मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि ये जो आप यूनिट पढ़ते हो इसको ऐसा नहीं कि सर देख लिया समझ गया, नहीं, याद करनी है भाई यूनिट, क्योंकि जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो वर्ड प्रॉब्लम में कई बार हमको समझ में नहीं आता कि ये जो डाटा दिया हुआ ये क्या है, तो अगर हमको यूनिट पता होगी तो हम इजीली बता सकते हैं कि क्या गिवन है। ठीक है, अब जैसे किसी की यूनिट पास्कल दी हुई है तो समझ में आ जाएगा कि यार वो तो प्रेशर है, समझ में आया? तो उसी तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। A block of mass 5 kg is kept in 2 different position। ठीक है जी, 2 different position है as shown in the figure। ये देखो ये एक ब्लॉक है और ये सेम ब्लॉक है, एक बार इसको खड़े में रखा गया और एक बार इसको ऐसा लिटा दिया गया। When it rests on a base of 20 cm into 10 cm with a height 40 cm। तो पहला केस ये है कि जो ये हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है और जो इसका बेस है वो 20/10 का है। और दूसरा केस है यहाँ पर when it rests on a base of 40 into 20 cm with a height of 10 cm। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक इन बोथ द केस। दोनों केस में आपको प्रेशर निकालना है। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला है हमारे पास केस 1, फर्स्ट लेंगे केस 1। तो केस 1 में जो मास है, मास कितना है, मास है 5 kg। ठीक है, मास कितना है यहाँ पर, मास है 5 kg। ठीक है, अच्छा अगर मास 5 kg है तो हमें क्या निकालने को बोला है, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स क्या होता है, बाय द वे क्या मैं फोर्स की जगह वेट लिख सकता हूं, फोर्स की जगह वेट लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि फोर्स होता है ma एंड अगर मैं a को रिप्लेस कर दूं g से तो mg बन जाएगा और mg क्या कहलाता है, वेट। तो यहां पर तो वजन का ही हिसाब किताब आ रहा है ना, वेट का ही हिसाब किताब आ रहा है। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया की जगह प्रेशर इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। तो ज्यादा वेट होगा तो ज्यादा प्रेशर होगा। वो जो आपका बैग है, बैग में जितना सामान भरोगे, जितना मास उसमें भरोगे, उतना ही ज्यादा उसका वेट हो जाएगा और जितना ज्यादा वेट हो जाएगा यहाँ पर आपको उतना ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, फोर्स की जगह मैं लिख देता हूँ mg और एरिया जो है वो तो a ही रहेगा। ठीक, अच्छा अब इसमें वैल्यू डालते हैं। सो प्रेशर इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 5, g की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पर दिया नहीं है, लेट्स से g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे आपको दिया जाएगा कि g की वैल्यू क्या लेनी है, पर यहाँ पर दिया नहीं है और मैं ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं उलझना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने 10 ले लिया। ठीक है, अब देख लेना बुक में अगर 9.8 दिया तो 9.8 लेना। ठीक है, और अगर 10 दिया तो 10 ले लेना और पूछ के लेना मैडम से। ठीक है, तो ये 5 इंटू जी का वैल्यू ले लिया मैंने 10 डिवाइडेड बाई एरिया। ये कौन सा एरिया लिया जाता है, एरिया तो बहुत सारे हैं इसमें। जैसे आपने किसी क्यूबॉडी को देखा होगा, क्यूबॉडी के पास ये वाला एरिया भी होता है, ये वाला भी होता है, नीचे वाला भी होता है, ऊपर वाला भी होता है, सामने वाला फेस, पीछे वाला फेस, तो 6 फेसेस होते हैं। तो किसका एरिया लेना है भाई, यहाँ पर आपने जैसे रखा हुआ है वो वाला एरिया लेना है जो जमीन को टच्ड है, जो जमीन को टच्ड है। ठीक है, तो जमीन को टच होने वाला एरिया कौन सा है, ये नीचे वाला एरिया, ये देख रहे हो क्या, ये व्हाइट वाला एरिया, ये वो एरिया है जो जमीन को टच्ड है। तो ये आपको लेना है, क्योंकि जो ये फोर्स लगा रहा है वो यही वाला एरिया लगा रहा है, राइट, जो ये फोर्स लगा रहा है वो यही वाला एरिया लगा रहा है ना, क्योंकि थ्रस्ट देखना पड़ेगा। थ्रस्ट क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स, तो जमीन में तो यही वाला एरिया है जो टच कर रहा है ना, तो ये वाला आपको एरिया लेना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया क्या होगा 20 इंटू 10। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये है कि ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, क्या मैं डिवाइड बाय 100 कर दूँ, क्या मैं डिवाइडेड बाय 100 कर दूं, यस। तो डिवाइडेड बाय 100 कर देने से ये जो सेंटीमीटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो सेंटीमीटर है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, पहले तो 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 50 अपॉन 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 10 10 ज़ा 100 हुआ, राइट। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू 50 इंटू 100 अपॉन 2। तो 2 से ये 100 कैंसिल, कितना हो जाएगा 50 ज़ा। सो प्रेशर जो यहाँ पर निकल के आ रहा है, प्रेशर इज 2500 क्या 2500 क्या पास्कल, 2500 पास्कल, क्योंकि यही इसकी यूनिट होती है 2500 पास्कल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देख लेते हैं केस 2, लेट्स टेक केस 2। तो केस 2 में जो मास है, मास अभी भी 5 kg है। ठीक है, और जो प्रेशर का फॉर्मूला होगा, प्रेशर का फॉर्मूला mg अपॉन एरिया, ये तो यही लगेगा। सो वैल्यू डाल देते हैं, प्रेशर इक्वल टू मास इसके लिए भी 5 है, g इसके लिए भी 10 है, बट इसका एरिया क्या है, तो इसका कौन सा वाला फेस है जो नीचे की ग्राउंड की तरफ टच्ड है, ये वाला फेस। ठीक है, इसका ये वाला फेस ग्राउंड की तरफ टच्ड है, और इसका जो
डायमेंशन है वो क्या निकल के आ रहा है 40 इंटू 20, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 40 इंटू 20, ठीक है। ऊपर वाला कितना था 20 इंटू 10, ठीक है, 20 इंटू 10, और ये कितना 40 इंटू 20। तो यहाँ पर लिख लेंगे 40। अब क्योंकि सेंटीमीटर में है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, एंड दूसरी वैल्यू क्या है 20, तो 20 बाय 100। तो सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक। अच्छा, सो ये बन जाएगा P इक्वल टू 50/4 2 8 डिवाइडेड बाय 100। कितना बनाइए 50/8 और ऊपर आ जाएगा 100, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैंसिल जो हो सकता है कैंसिल करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 4 2 8 25, ठीक है, और ये 2 कितना हो जाएगा 25। सो प्रेशर कितना आया 25 इंटू 25 625, तो 625 पास्कल। तो कितना प्रेशर आ रहा है यहाँ पर 625 पास्कल। एक चीज़ देख रहे हो क्या, यहाँ पर प्रेशर कम आ रहा है और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न ये कि वजन दोनों में सेम है, पर इसका नीचे का जो बेस एरिया है वो चौड़ा है। इसका अगर नीचे वाला आप फेस देखोगे ना, इसका जो नीचे वाला फेस है, नीचे वाले फेस की लंबाई है 40 और चौड़ाई है 20, जबकि इसका जो नीचे वाला फेस है अगर आप इसको देखो, इसकी जो लंबाई है वो 20 और चौड़ाई 10 है, तो इसका एरिया ज़्यादा है। तो ज़्यादा एरिया होने की वजह से प्रेशर कम है और इसका एरिया कम है, तो इसकी वजह से प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आई। अच्छा, एक ना शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर निकालने का। जिनके भी पीछे का जो डिजिट होता है वो 5 होता है, उसका स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 25 इंटू 25 है ना, 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। कैसे, जरा समझना। अगर आखिरी डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 भी होता है। मान लो अगला नंबर है 15, 15 का स्क्वायर किसी ने निकालने को बोला है, तो ये आखिरी डिजिट 5 है ना, तो 5 है तो चुपचाप 25 लिख दो। पहला डिजिट क्या है इसका 1, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 2 2, तो इसका मतलब 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अच्छा, अगला नंबर क्या है 25 का स्क्वायर निकालना आपको। अगला डिजिट 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। पहला नंबर क्या है यहाँ पर 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 6, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। मान लेते हैं 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अगला डिजिट क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 का चुपचाप क्या लिख दो 25, और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4 कितना हो जाएगा 12, 1 2 5। तो इस वे में आप ऐसे नंबर जिनका आखिरी डिजिट 5 है उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं इजीली। अच्छा, मुझे बताओ 95 का स्क्वायर क्या होगा। मान लेते हैं ऐसा करते करते हम 95 के स्क्वायर तक पहुंच गए। 95 का स्क्वायर कितना होगा, 95 का स्क्वायर कितना होगा, वीडियो पॉज करके आंसर बताओ मुझे। 5 का स्क्वायर कितना, तो 5 के स्क्वायर के लिए चुपचाप 25 लिख दो। 9 के बाद क्या आता है, ये पहला डिजिट 9 है, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 9 10 90, तो 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9025। तो ये जो छोटी मोटी ट्रिक है इसका इस्तेमाल करके आप अपने समय को बचा सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे लिख लीजिए। एंड जैसे कि आपको पता है कि भाई हमेशा चेक करना है, चेक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यस, पहला वाला जो है 2500, अच्छा बुक में 9.8 के हिसाब से सॉल्व किया हुआ है, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 लिया है। अगर कोई इस वैल्यू को 9.8 लेता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर ये नहीं इसके क्लोज आएगा। सिमिलरली 625 के क्लोज आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आपने 9.8 लिया होता तो आपका आंसर 2500 ना आकर के 2450 आता, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर 9.8 लिया होता तो आपका आंसर 612.5 निकल के आता, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रेशर इन अ लिक्विड। प्रेशर इन अ लिक्विड। कभी स्विमिंग पूल में उतरे हो गहराई में, कभी स्विमिंग पूल में गहराई में उतरे हो? अगर कभी उतरे होंगे तो पता चला होगा कि भाई नीचे प्रेशर बिल्ड होता है, जो नीचे है वो प्रेशर बिल्ड होता है। आई थिंक मैं पिछले वाले शायद चैप्टर्स में आपको ये बात बता चुका हूँ कि जितना आप गहराई में जाएंगे पानी में, मतलब किसी भी स्विमिंग पूल में बोलो या कोई तालाब हो गया, या तालाब तो खैर उतने गहरे होते नहीं है, पर जैसे कोई समंदर हो गया, नीचे जितना जाओगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होने लगेगा। क्यों? देखो, मान लेते हैं कि ये पानी का लेवल है, ठीक है, दिस इज़ द वाटर लेवल, ये पानी है। तुम यहाँ पर तैराकी कर रहे हो, ये देखो यहाँ पर तुम यहाँ पर तैराकी कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे ऊपर कितना पानी है, तो ये देखो, ये तुम्हारे ऊपर इतना पानी है, तो ये जो पानी है ये पानी तुमको नीचे को दबा रहा है। तुम्हारे ऊपर इतना वॉल्यूम पानी है जो तुमको नीचे को दबा रहा है। एक बंदा है जो यहाँ पर तैराकी कर रहा है, इस गहराई में तैराकी कर रहा है, इसके ऊपर कितना पानी है, तो इसके ऊपर अगर तुम देखो तो इतना पानी है, देख रहा है क्या, इसके ऊपर इतना पानी है, तो इसको ज़्यादा पानी नीचे को दबा रहा है, इसको कम पानी नीचे को दबा रहा है, तो इसके लिए जो प्रेशर ऑफ द लिक्विड होगा वो लो रहेगा, जबकि इसके लिए प्रेशर ऑफ द लिक्विड होगा वो क्या होगा, हाई होगा। इसके लिए लो प्रेशर होगा और इसके लिए हाई प्रेशर होगा, ठीक है, समझ गए। इसके लिए लो प्रेशर और इसके लिए हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेप्थ कैसी है, ज़्यादा है,
यहाँ पर जो डेप्थ है वो क्या है, ज़्यादा है, जबकि यहाँ की डेप्थ कैसी है, कम है, ठीक है। यहाँ पर लो डेप्थ है, दिस इज लो डेप्थ, और जबकि यहाँ पर क्या है, हाई डेप्थ, दिस इज हाई डेप्थ। तो जितना तुम नीचे 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 जाओगे तुम्हारे ऊपर पानी जो है वो उतना ही बढ़ता जा रहा है, और ये इतना पानी तुमको मिला के ऐसे दबा रहे नीचे, ठीक है। तो ज़्यादा पानी दबाएगा तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। ऑलराइट, वैसे आपकी बुक में तो नहीं है, पर मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये जो प्रेशर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू रो जी डी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है रो जी डी। कई जगहों पर डी की जगह एच भी लिखा होता है, मतलब कई जगहों पर बुक में आपको ऐसा भी मिल सकता है, रो जी एच ऐसा भी मिल सकता है। तो यहाँ पर रो का मतलब क्या होता है, रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कि तुम जिस लिक्विड में तैर रहे हो उसकी डेंसिटी क्या है। डेंसिटी मतलब कितना भारीपना है उसमें। जैसे शहद देखा होगा आपने, शहद की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वाटर। शहद जो होता है, शहद ज़्यादा भारी होता है एज कम्पेयर टू द वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी उसकी ज़्यादा है। दूसरा जी तो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो हमको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अब अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ के लिए जी कांस्टेंट है। हाँ, अगर हम किसी और प्लैनेट पे चले जाते हैं, किसी और प्लैनेट पे चले जाते हैं, वहाँ पर अगर जी का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर अगर मैं पानी के अंदर उतरूँ तो मैं देखूंगा कि यार अर्थ पे जब मैं 1 मीटर नीचे उतरा तो कम प्रेशर लग रहा था, पर यहाँ पर 1 मीटर नीचे उतरने पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जी की वैल्यू बदल चुकी है। तो अगर कहीं पर किसी प्लैनेट में अगर ग्रेविटी ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट करेगा वहाँ का लिक्विड, अगर आप उसके अंदर तैरोगे तो। और तीसरा है यहाँ पर डी बोल सकते हो, या फिर इस चीज़ को हम लोग एच भी बोल सकते हो। ये होता है डेप्थ, ये होता है डेप्थ, कि कितना डेप्थ आप गए। ज़्यादा डेप्थ रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा डेप्थ तो ज़्यादा प्रेशर, कम डेप्थ कम प्रेशर, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला है, प्रेशर इक्वल टू रो जी डी या रो जी एच, ठीक है। समझ गए? क्या ये आपकी बुक में है? नहीं, ये बुक में नहीं है, बट जस्ट मैंने फॉर एन एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ये बता रखा है, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज द प्रेशर इन अ लिक्विड। नाउ नेक्स्ट पार्ट बॉयंसी। नेक्स्ट पार्ट इज बॉयंसी। कभी ऑब्जर्व किया है क्या आपने? अगर नहीं किया तो अभी कर लेना। आप एक काम करना, एक ईंट उठाना, ईंट, या अगर ईंट नहीं है तो कोई ऐसी हैवी ऑब्जेक्ट, जैसे मम्मी जो सिलवटा रखती है घर में उसका वो उठाना, वो जिससे आप घिसते हो वो उठाना, या फिर जिससे हम कूटते हैं वो भी आप उठा सकते हो, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको आप यूज़ कर लेना। या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके घर में भारी हो, हैवी हो, जैसे ताला होता है, मोटा ताला अगर आपके पास है वो उठाना, ठीक है। पहले उसको हाथ में रखना, आंखें बंद करके उसका वेट फील करने की कोशिश करना। ओके, आपको पता चलेगा अच्छा ठीक है जो भी है उसका वजन है, लग रहा है। अब इसी चीज़ को तुम क्या करना, अपने साथ इसी चीज़ को किसी पूल में लेके जाना, कोई स्विमिंग पूल में लेके जाना या किसी तालाब में लेके जाना, ठीक है। या अगर नहीं ऑप्शन मिले तो घर में अगर कोई पानी का ड्रम रखा हो, बड़ा सा ड्रम रखा हो, उसी में, या अगर वो भी नहीं है तो कम से कम एक बाल्टी ले लेना पानी, उसमें उस चीज़ को ऐसे डुबाना और फिर उसको उठाना। उसी चीज़ को अपने साथ लेके जाओ और पूल में ऐसा डुबा दो, पानी के अंदर ऐसा डुबा दो और फिर उसको उठाना। तुमको हल्का लगने लगेगा, तुमको वो हल्का लगने लगेगा। आपने कभी देखा है क्या, जो कभी अगर हम लोग वाटर पार्क में जाते हैं तो दोस्त लोग कैसे मस्ती करते हैं, पानी के अंदर सब एक दूसरे को उठा उठा के फेंक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर चीज़ें हल्की हो जाती हैं, क्योंकि पानी के अंदर चीज़ें हल्की हो जाती हैं। हल्की क्यों हुई? क्योंकि पक्का लिक्विड ने एक अपवर्ड थ्रस्ट दिया होगा किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को आपने पानी में डुबाया है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक पूल था, ठीक है, मान लो दिस इज अ पूल। इस पूल के नीचे, ये पूल है, पूल के नीचे कुछ ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे जब ये ऑब्जेक्ट बाहर था तो मान लेते हैं इसका वजन है 5 kg, इसका वजन है 5 kg। अब अगर इसी चीज़ को मैं पानी के अंदर डुबा देता हूँ तो समझना ध्यान से, 5 kg का जब ये बाहर था तो डाउनवर्ड जो फोर्स पड़ रहा था वो 50 न्यूटन का पड़ रहा था। ये इसका वेट है, ये इसका क्या है, वेट है, राइट। अब इसी चीज़ को जब मैं पानी के अंदर डुबा देता हूँ, लिक्विड के अंदर मैं इसको डुबा देता हूँ, तो होता क्या है, डाउनवर्ड फोर्स ये 50 न्यूटन तो लग ही रहा है, डाउनवर्ड फोर्स 50 न्यूटन तो लग ही रहा है, लेकिन लिक्विड इसके अंदर एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट करता है। इसी चीज को लिक्विड ऊपर उठाने की कोशिश करता है, ऐसा एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। मान लेते हैं कि अपवर्ड फोर्स जो उसने लगाया वो था लेट्स से 20 न्यूटन, और ये क्या है, दिस इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। ये क्या है, फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है ना। ये क्या था, वेट। तो नीचे की तरफ वेट कितना था, 5 किलो का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, 5 किलो का ऑब्जेक्ट था। नीचे को 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इसी को हम लोग वेट बोलते हैं। बट क्योंकि लिक्विड के अंदर था तो लिक्विड एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा था, कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का। तो मुझे बताओ नया वेट कितना हो जाएगा, नेट वेट। तो नेट वेट हो जाएगा
पुराने वेट में से माइनस कर देंगे हम लोग फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है। तो जो पुराना वेट था वो 50 न्यूटन था, इसमें से माइनस करेंगे 20 न्यूटन, तो रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट आया 30 न्यूटन। सो वेट, नया वेट इसका कितना हो गया, 30 न्यूटन। और अगर मैं मास की बात करूं, मास की बात, तो ये मुझे कितना फील होएगा, तो ये 3 kg, कितना लगेगा ये 3 kg का मुझे लगेगा, मतलब जो इसका मास होगा वो कितना होगा, 3 kg का। तो पहले जिस चीज का वजन आपको 5 किलो लग रहा था, अब वही चीज आपको कितने किलो की लगने लगेगी, 3 किलो की लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि लिक्विड के अंदर डुबाते ही, लिक्विड ने क्या किया, एक अपवर्ड थ्रस्ट क्रिएट किया। तो डाउनवर्ड 50 न्यूटन था, अपवर्ड 30 न्यूटन हो गया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो अपवर्ड कितना था 20 न्यूटन, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो रिजल्ट कितना आया 30 न्यूटन। तो जो चीज पहले आपको 50 न्यूटन लग रही थी, अब वही चीज आपको कितना लगने लगेगा, वो आपको 30 न्यूटन का लगने लगेगा। 30 न्यूटन को अगर मास में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 kg। तो जो चीज पहले 5 kg की थी, अब वही चीज कितने की हो गई है, 3 kg। वैसे मास नहीं बोलना चाहिए मुझे, ये वेट के ही टर्म्स में इसको रखना चाहिए, ठीक है, मास, क्योंकि मास फिर एक अलग चीज़ हो जाती है। मास में तो ऐसा हो जाता है कि सर मैटर कम ज़्यादा हो गया क्या, कि इसका मास 3 किलो हो गया, तो मास के टर्म्स में हम नहीं बोलेंगे, हम किसके टर्म्स में बोलेंगे, कि इसके वेट के टर्म्स में बोलेंगे। तो पहले वेट 50 न्यूटन था, अब वेट कितना अपीयर हो रहा है, 30 न्यूटन अपीयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी। समझ में आया? हाँ, इसलिए पानी के अंदर क्या होती है, चीजें हल्की हो जाती है, क्योंकि पानी एक अपवर्ड फोर्स दे रहा होता है। तो देखो डेफिनेशन क्या है, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। तो जब मैंने किसी चीज को फ्लूइड के अंदर डाला तो एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट हो रहा है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। तो मैंने जब इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्ज किया तो एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इज कॉल्ड अपवर्ड थ्रस्ट और बॉयंट फोर्स और बॉयंसी। मतलब इन तीनों में से कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई इसको अपवर्ड थ्रस्ट भी बोल सकता है, ये देखो अपवर्ड थ्रस्ट, कोई इसको बॉयंट फोर्स भी बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, या सिंपली इसको बॉयंसी भी बोल सकते हो आप लोग। इन तीनों में से कोई भी टर्म सामने वाला इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। फिर से एक बात बताता हूं, देखो एक बात समझो, फिजिक्स डिफिकल्ट तब लगेगा अगर दुनियादारी को आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो। अब क्लास में किसी ने बता दिया ऐसा होता और आपने मान लिया, आपने घर जाके एक बार उसको ट्राई भी नहीं किया, अगर ऐसा करोगे तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। तो करना क्या है, अगर कोई चीज़ समझी है तो घर जाके उसको ट्राई ज़रूर करो, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि कोई खतरनाक चीज़, कोई एक्सप्लोजिव या वैसे, वो सब नहीं, जो ट्राई करने लायक है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट हल्का है, सॉरी ऑब्जेक्ट भारी है, पानी में डुबाते ही वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो इतना तो ऑब्जर्व कर ही सकते हैं ना, तो करो ऑब्जर्व, ठीक है। तो क्या है बॉयंसी, बॉयंसी इज एन अपवर्ड फोर्स, बॉयंसी इज एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। तो फ्लूइड होना बहुत जरूरी है, इज कॉल्ड एज अपवर्ड थ्रस्ट और बॉयंट फोर्स और सिंपली बॉयंसी। तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी, ठीक है। अच्छा जी, अब बॉयंसी तो हमको पता चल गया। अब माइंड में आपके सवाल आएगा कि सर आपने कैसे बता दिया कि 20 न्यूटन है, अपवर्ड फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है, आपने कैसे बता दिया? भाई कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन मैंने किया होगा, इसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ ये 20 न्यूटन आएगा। अब आप बोलोगे सर वो तो हमको भी बताओ फिर आप कैसे कैलकुलेशन किया। तो इसीलिए जो हमारा अगला पार्ट आता है दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि जो ये ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो जिसको पानी में डुबा रहे हो, उसके ऊपर जो अपवर्ड बॉयंट फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये उसका कैलकुलेशन है। जैसे न्यूटन का पहला लॉ क्या था, देखो हर चीज की शुरुआत ऐसी होती है लॉ से। न्यूटन का पहला लॉ क्या था कि फोर्स नाम की एक चीज होती है, दूसरे लॉ ने क्या बताया कि उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और तीसरा लॉ क्या बताता है, उसी फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताता है, ठीक है। जब दुकान में कोई सामान लेने जाते हो तो क्या बोलते हैं, भैया ये पेन है आपके पास, रेनॉल्ड्स का पेन है आपके पास, ठीक है, या एडजेल का पेन है आपके पास, वो बोलता है। फिर दूसरा सवाल क्या रहता है कि भैया कितने का है, राइट, यही होता है ना। पहले ये होता है कि है, हाँ है, दूसरा सवाल कितने का है। तो यहां पर हमने देखा बॉयंसी क्या बताता है कि एक अपवर्ड फोर्स है, अगर किसी चीज को आप लिक्विड में डुबाते तो एक अपवर्ड फोर्स है, तो ठीक है। दूसरा सवाल है कि कितना होगा, तो जो कितना होगा कैलकुलेशन वो ये लॉ बताता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब जरा इसको ध्यान से समझना, ये क्या बोल रहा है। ये बोलता है इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड होली और पार्शियली इन अ लिक्विड, अगर किसी लिक्विड के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट को डुबा देते हो, आधा डुबाओ या पूरा डुबाओ, आधा डुबाओ या पूरा डुबाओ वो आपके ऊपर है, इन अ लिक्विड एट रेस्ट। अच्छा ये लिक्विड कैसा है, एट रेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नदी बह रही है उसमें तुम डुबा रहे हो, जी नहीं, रुका हुआ लिक्विड। जैसे तुमने एक पानी का बाल्टी भर दिया और पानी के बाल्टी के अंदर तुम किसी चीज को डुबा रहे हो, ठीक है, तो वो लिक्विड क्या हो गया, एट रेस्ट हो गया। तो ये क्या बोल रखा है कि ओहो यहाँ पर शोर शराबा, आई थिंक आप लोग आ रही क्या खटखट की आवाज, कुछ है लोग जो ड्रिल कर रहे हैं यहाँ पे, हथौड़ा ठोक रहे हैं, ठीक है, हम ट्राई करेंगे कॉन्सेंट्रेट करने का।
इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड होली और पार्शियली इन अ लिक्विड एट रेस्ट इट लूजेस सम ऑफ इट्स वेट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, अपना कुछ वेट लूज करेगा, वो तो हमको पता ही है लूज करता है वो, ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉयंसी है। ओके, द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब भी आप किसी चीज को लिक्विड में डुबाते हो तो वो कुछ वेट को लूज कर देता है। कितने वेट को लूज करता है, तो इन्होंने बताया कि जो वेट में कमी आएगी वो किसके बराबर होगी, द लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा देखो, इसको समझाता हूं मैं आपको। क्या करो, एक बाल्टी लो, ठीक है, ये एक बाल्टी लो, बाल्टी में आपको क्या करना है, लिक्विड को भर देना है ऐसे पूरे तरीके से, ठीक है, एकदम फुल भर देना है। ठीक, ये आपने पूरा भर दिया, ठीक है, पूरा आपने लिक्विड से भर दिया। उसके बाद क्या करोगे, एक यहां पर वेइंग मशीन ले लो, ये लो एक वेइंग मशीन ले लो, दिस इज योर वेइंग मशीन, और वेइंग मशीन में ये आपका कांटा है। ठीक है, अब आपको बोल रखा है कि बताओ कि कितने वेट में कमी आएगी। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैंने इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये 10 किलो का है, मान लेते हैं ये 10 किलो का है, या पिछला वाला एग्जांपल मैंने 5 किलो के बेसिस पे लिया था, ये लो ये 5 kg ले लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जा करके ऐसा डुबा दूंगा, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डुबा दूंगा। ये लो, इसको उठाया और मैंने इसको इसके अंदर डुबा दिया, ये देखो डुबा दिया। जैसे ही मैंने इसको इसके अंदर डुबाया तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ से कुछ पानी गिर जाएगा, यहाँ से कुछ पानी गिर जाएगा और गिर करके इसको भर देगा, ठीक है, इसको भर देगा। या सुनो, जब भी मैं किसी बाहर से ऑब्जेक्ट को निकालूंगा और इसके अंदर भरूंगा, क्योंकि पानी ऊपर तक है, तो क्या होगा कि जो ये लिक्विड है ये ओवरफ्लो करेगा तो इसके अंदर गिरेगा। अब जैसे लिक्विड इसके अंदर गिरा, मैंने देखा कि अच्छा जो ये कांटा था, पहले कांटा 0 पे था, अब ये जो कांटा है ये थोड़ा शिफ्ट हो गया, ये जो कांटा है ये इस तरफ शिफ्ट हो गया। मैंने देखा कितना दिखा रहा है ये, तो कांटे में दिखाया 2 kg, कांटे में कितना दिखाया 2 kg, कितना दिखाया 2 kg। ओके, तो मेरे को समझ में आ गया कि ये जो अपवर्ड फोर्स है ये किसके बराबर है, 2 kg के बराबर। अच्छा, न्यूटन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन, है ना, क्योंकि केजी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। इसका मतलब ओरिजिनली ये जो वजन था मेरे पास 5 kg का जो वजन था, डाउनवर्ड साइड में जो ग्रेविटी है वो तो 50 न्यूटन एक्ट कर रही है, लेकिन जितना पानी इसने हटाया उसका जब मैंने वजन मेजर किया तो वो 2 kg निकल के आया। 2 kg को अगर न्यूटन में चेंज करूंगा तो क्या होगा 20 न्यूटन। यही जो 20 न्यूटन है, दिस इज बॉयंट फोर्स, यही 20 न्यूटन क्या है, बॉयंट फोर्स। सो दिस इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। कितना आ गया 20 न्यूटन। तो अब मुझे बताओ रिजल्टेंट वेट कितना होगा, तो रिजल्टेंट वेट होगा 50 न्यूटन में से आप 20 न्यूटन माइनस कर दो तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। 30 न्यूटन को अगर मैं केजी में चेंज करने की कोशिश करूं तो कितना आ जाएगा 3 kg। तो मतलब 3 kg का वजन आपको लगेगा, पर केजी में चेंज नहीं करना है, याद रखना, क्योंकि केजी मतलब क्या हो गया, वो मास वाली बात हो गई। तो न्यूटन में, तो जो चीज पहले आपको 50 न्यूटन की फील हो रही थी, जो चीज पहले 50 न्यूटन की फील हो रही थी, अब वही चीज कितने की फीलिंग आपको देने लगेगी लिक्विड के अंदर 30 न्यूटन की। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो आर्किमिडीज है, आर्किमिडीज क्या बोलता है, फिर से एक बात समझो, आर्किमिडीज क्या बोलता है कि आपको बॉयंट फोर्स निकालना है। ठीक है, बॉयंट फोर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, बोलता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का बॉयंट फोर्स निकालना है उस ऑब्जेक्ट को उठाओ और एक पानी की बाल्टी में डाल दो। डाल दिया, जो भी पानी ओवरफ्लो हो रहा है, उसका वजन देख लो, तो जो उस ओवरफ्लो वाटर का वजन होगा वही बॉयंट फोर्स के बराबर होगा, सिंपल। फिर से सुनो ध्यान से, अच्छे से इसको दिमाग में बिठाओ, कैसे निकालना है बॉयंट फोर्स की वैल्यू। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट उठाया, उस ऑब्जेक्ट को उठा करके पानी के अंदर डाल दिया। ठीक है, पानी की बाल्टी के अंदर उसको डाल दिया। जैसे ही बाल्टी के अंदर डालेंगे कुछ लिक्विड ओवरफ्लो होगा, और याद रखना बाल्टी ऊपर तक भरी होनी चाहिए। पता चला तुमने आधी बाल्टी भर रखी है और फिर तुम कैलकुलेट कर रहे हो, नहीं, बाल्टी पूरी ऊपर तक भर दो। उस ऑब्जेक्ट को उठाओ, उसको बाल्टी के अंदर डुबा दो, तो क्या होगा, पानी गिरेगा कुछ बाहर। ये जो पानी गिरेगा बाहर, इसका वजन मेजर कर लो, और उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो 10 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द बॉयंट फोर्स। क्लियर है एवरीवन। अच्छा, एक और एग्जांपल, इस बार मैंने सेम सिस्टम लिया, क्या किया, सेम सिस्टम लिया। ठीक है, इस सेम सिस्टम में
पानी कहाँ तक भरा हुआ है, पानी भाई ऊपर तक भरा हुआ है, ये देखो पानी जो है ये ऊपर तक भरा हुआ है। इस बार मैंने क्या किया, एक इंसान को डुबा दिया, ठीक है, उसको है क्लास में कोई, उसको ये जानना था कि मेरे ऊपर कितना पॉइंट फोर्स लगेगा, ठीक, उसको जानना था। मैंने पूछा बेटा कितना है तेरा वजन, उसने बोला सर मेरा वजन है 45 kg, ठीक है भाई, इसका जो वजन है वो है 45 kg, ठीक है। तो डाउनवर्ड साइड में जो इसका वेट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 450 न्यूटन। कितना निकल के आएगा, 450 न्यूटन। तो अगर किसी दोस्त को इसको उठाना है ऐसा ऊपर, तो उसको कितना फोर्स देना पड़ेगा, 450 न्यूटन, मतलब उसको 450 न्यूटन की ताकत लगानी पड़ेगी, तभी जाकर के वो इसको उठा सकता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस बंदे को उठाया, हमने क्या किया, इस बंदे को उठाया और उठा करके इसको हमने हमने क्या किया, इसको उठाया और इसको उठा के अब हम लेके जाएंगे और इसको इस पानी के अंदर पूरा डुबा देंगे, ठीक है। हमने इसको डुबा दिया। डुबाने से क्या हुआ, कुछ पानी ऐसा नीचे की तरफ बहेगा, ये देखो कुछ पानी ऐसा होगा जो ओवरफ्लो करके गिरेगा नीचे, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे कहाँ पे, देखो उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे इस मशीन में, ये वाली जो हमारी मशीन है इसमें हम लोग इस पानी को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, कलेक्ट किया तो ये देखो ये जो पानी है ये यहाँ पर आकर के कलेक्ट हो गया, ठीक, कलेक्ट हो गया। हमने देखा कि जो ये वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन इतने पे इसका वजन दिखा रहा है, तो कितना वजन दिखा रहा है, तो हमें मालूम पड़ा है कि जो ये वजन इसमें दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 15 kg। कितना दिखा रहा है, 15 kg। मान लो एग्जाम्पल की बात है, हमने इस बंदे को उठा के पानी में डुबाया, कितना पानी हटा, जो भी हटा उसका हमने वेट मेजर किया, तो कितना है वो 15 kg। इसका मतलब ये हो गया, सिंपली इसका मतलब ये हो गया कि 45 किलो उसका मास था, उसमें से तुम 15 किलो माइनस कर दो, तो अभी जो आपको उसका वजन फील होगा पानी के अंदर वो 30 किलो का वजन फील होगा, ओके। बट फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी, कोई पूछा फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होगा, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होगा, पानी कितना हटा 15 किलो का, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 150 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना हो गया, 150 न्यूटन। तो ये जो लड़का है डाउनवर्ड साइड में जो इसका वेट निकल के आ रहा था वो 450 निकल के आ रहा था, अपवर्ड साइड में जो बॉइंट फोर्स है या बॉयंसी ये निकल के आ रहा है 150 न्यूटन, ठीक है। तो पानी के अंदर जो इसका वेट हो जाएगा, पानी के अंदर जो इसका वेट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 450 में से माइनस कर दो 150, तो कितना आ जाएगा 300 न्यूटन। तो ये इसका नया वेट है, इसका नया वेट है। 300 न्यूटन को अगर मास के टर्म्स में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 kg। तो जो लड़का पहले 45 kg का था, अब वही लड़का आपको कितना फील होगा, 30 किलो का फील होगा, वही लड़का आपको 30 किलो का फील होगा। तो आप मुझे बताओ क्या पानी के अंदर इस लड़के को ऐसा उठा करके फेंकना कंफर्टेबली ज़्यादा आसान है? यस, इसलिए तो लोग पानी के अंदर मस्ती करते हैं। क्यों मस्ती करते हैं? क्योंकि अरे बड़ा मजा आता है सबको, सब हल्के हो गए, ठीक है। सो दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक। इट स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड होली और पार्शियली इन अ लिक्विड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो पानी के अंदर आधा या पूरी तरीके से डुबाया हुआ है, इट लॉसेस सम ऑफ इट वेट, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपना कुछ वजन खो देता है, तो इसलिए तो हल्का फील होता है। द लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी, अच्छा कितना वजन इसने खोया, सो द लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो कितना वजन इसने खो दिया, इसने उतना वजन खो दिया जितना इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया था उसका वजन था, ठीक है। इसने कितना वजन खोया, जितना इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया था उसका वजन, ठीक है। सो द लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो बॉडी है इसने जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसका जो वजन था उतना लॉस हो जाएगा, तो जो बचेगा वो इस ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट होगा इन द वाटर, ठीक है। तो देखो यहां पर बेटे बेसिकली तीन चीजें हैं, एक तो एक्चुअल वेट है, ठीक है, एक है एक्चुअल वेट जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, W से दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है बॉयंट फोर्स, तो बॉयंट फोर्स FB है। तो ये बॉयंट फोर्स किसके बराबर है, तो ये है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर, ठीक है। जो मैंने अभी बताया है आपको एक समराइज फॉर्म में दिखा रहा हूं। एक है एक्चुअल वेट जो ऑब्जेक्ट का अपना असली वजन है, दूसरा है बॉयंट फोर्स जिसको हम FB से दिखा रहे हैं। तो ये बॉयंट फोर्स किसके बराबर है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वजन होगा
उतने के ही बराबर बॉइंट फोर्स होगा, ठीक है, या वही बॉइंट फोर्स होगा। एंड तीसरा है अपैरेंट वेट। अपैरेंट वेट, अपैरेंट वेट का मतलब क्या होता है, जो अपीयर हो रहा है, जो अपीयर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे कोई आपको बोले कि 1 घंटा कम है कि ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं खेल रहा हूं तो 1 घंटा कम है, लेकिन अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो 1 घंटा बहुत ज्यादा है। बट अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गया कि जैसे मान लो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्म हो रहा है, रूम बहुत गर्म हो गया है, अब तो 1 घंटा और खतरनाक हो जाएगा। एक तो पढ़ाई अलग करनी पड़ेगी और रूम भी बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, अब तो 1 घंटा और भारी लगने लगेगा। तो है तो वही 1 घंटा ना, पर जो उसकी फीलिंग आ रही है वो अलग अलग समय पे अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो वही है अपैरेंट वेट। तो अपैरेंट वेट मतलब वो वजन जो आपको उस वक्त फील हो रहा है, और इसको हमने किससे डिनोट किया, W डैश से डिनोट किया। तो अपैरेंट वेट क्या होगा, ये होगा एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट जो कि है W, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग फोर्स ऑफ बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है। तो एग्जांपल में जो हमने लिया था याद करो, 50 किलो था ये, 50 केजी या 500 न्यूटन। फिर बाद में क्या हुआ, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना निकल के आया था, 200 न्यूटन निकल के आया था। और फिर बाद में जो ये अपैरेंट वेट है ये कितना निकल के आया था, 500 में से हमने जब 200 न्यूटन माइनस किया था तो सॉल्व करने के बाद कितना आया था, 300 न्यूटन। 300 न्यूटन मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट 50 केजी का था तो अब इसका वजन जो अपैरेंट निकल के आएगा वो कितना फील होगा आपको, 30 केजी, 30 केजी का फील होगा, ठीक है, समझ में आया। तो 30 केजी वेट, 30 केजी वेट, ठीक है, करेक्ट। तो जो भी मैंने आपको बताया वो एक मैंने समराइज फॉर्म में दे दिया है, ठीक है ना। अब इसको आप एक बार जल्दी से, अगर नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए। मैं एक बार वापस से, ये देखो वीडियो पॉज करो, बॉयंसी अगर नहीं लिख पाए हो तो लिख लो। दूसरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वीडियो पॉज करो, अगर नहीं लिख पाए हो तो लिख लो। अच्छा यहाँ पे लिखा तो है वैसे, लॉस ऑफ वेट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर, ठीक है। लॉस ऑफ वेट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। एंड ये जो है, हाँ ये वाला भी आप लोग लिख लेना क्योंकि काम की चीज़ है, वरना या तो हम लोग कर देते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लेकिन एक्चुअली होता क्या है वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, हाँ ये वाला। अच्छा एक बार स्टेटमेंट में ये देखोगे कि सर आर्किमिडीज ने तो ये बोला था कि आधा भी डुबा सकते हो, पूरा भी डुबा सकते हो। आपने सर जो एग्जांपल लिया उसमें तो पूरा ही डुबा दिया, आधा भी ले सकते हैं, बिल्कुल आधा भी ले सकते हो। अगर आधा डुबाओगे तो जो पानी डिस्प्लेस होगा वो आधा ही होगा, और अगर आधा होगा तो बॉइंट फोर्स भी कम आएगा। तो अगर किसी चीज को पूरा पानी में डुबा दो तो ज्यादा बॉइंट फोर्स मिलेगा, और अगर कम पानी में डुबाओगे तो कम बॉइंट फोर्स मिलेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो ये भी हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ये जो वर्ड है ना रिलेटिव, रिलेटिव क्या होता है, घर में आता है रिलेटिव्स, जब भी घर में आते हैं तो क्या कहते हैं, कंपैरिजन ही होता है। क्या और बताओ कितने मार्क्स आए, और क्या कर रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो, बस यही कंपैरिजन। उनका तो ऐसा कर रहा है, तुम ऐसा कर, कंपैरिजन। जहां भी देखो, जहां भी ये वर्ड आया ना रिलेटिव, समझ जाओ कंपैरिजन होने वाला है, ठीक है, कंपैरिजन होने वाला है। अब ये है रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब कंपैरिजन कौन होने वाली है, डेंसिटी। कौन कंपैरिजन होने वाला है, डेंसिटी। अगर मान लो ये लिखा होता है रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसका मतलब कंपैरिजन किसका होने वाला है, वेलोसिटी का। तो जहां पर भी ये वर्ड आ गया ना रिलेटिव, समझ जाओ अब कंपैरिजन होने वाला है किसी ना किसी चीज से, ठीक है। तो अब जरा समझिए, रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओ, इसका मतलब मटेरियल का कंपैरिजन, मटेरियल की जो डेंसिटी का कंपैरिजन है वो किसके साथ होने वाला है, वाटर की डेंसिटी के साथ होने वाला है। मटेरियल की डेंसिटी का कंपैरिजन किसके साथ होने वाला है, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ होने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, आपको एक चीज पता है क्या, पानी की जो डेंसिटी होती है, बाय द वे जो डेंसिटी है उसका सिंबल ये होता है, ठीक है, दिस इज द सिंबल रो, ठीक है, इसको रो बोलते हैं, दिस इज द सिंबल। सिंबल तो कोई कुछ भी यूज कर सकता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उस चीज का लॉजिक पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो ये उसका सिंबल है। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी, जैसे कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आर लिख दिया, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको मैं W लिख देता हूँ, ठीक। तो बेसिकली मेरा नया फॉर्मूला शॉर्ट में क्या बन गया है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है शॉर्ट में, ठीक है। बट आप अपनी बुक में देख लेना कि आपको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करके दे रखा है उन्होंने, ठीक है ना। अच्छा जी, अब पानी की अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, बाय द वे डेंसिटी आपको पता है होता क्या है, डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी होता है। कई लोग जो हैं वो डेंसिटी को सिर्फ मास पकड़ के चलते हैं कि डेंसिटी मतलब मास। जी नहीं, मास के साथ साथ आपको वॉल्यूम भी देखना है, मास के साथ साथ आपको वॉल्यूम भी देखना है, ठीक है। ऐसा समझ लो,
ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, दोनों का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, ये भी 1 मीटर क्यूब का है, ये भी 1 मीटर क्यूब का है, पर इसका वजन 5 किलो है और इसका वजन 10 किलो है। तो बताओ किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? तो इसकी डेंसिटी होगी इसका मास डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम 5/1, और इसकी डेंसिटी होगी 10/1, तो इसकी डेंसिटी हो गई 5 और इसकी डेंसिटी हो गई 10। तो आपको ये दिखेगा कि ये जो सेकंड वाला है इसकी डेंसिटी पहले वाले से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 1 मीटर क्यूब होने के बाद इसका वजन 10 है, जबकि इसका 1 मीटर होने के बाद इसका जो वजन है वो 5 kg है। ठीक है, 5 kg है, समझ में आया? तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसके मुकाबले। जैसे अगर आप इतने साइज़ का मिट्टी ले लो, इतने साइज़ की मिट्टी ले लो, और इतने ही साइज़ का लोहा ले लो, इतने ही साइज़ की मिट्टी और इतने साइज़ का लोहा, तो कौन ज़्यादा भारी होगा? मुझे बताओ कौन ज़्यादा भारी होगा? लोहा ज़्यादा भारी होगा, इसलिए लोहे की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, इसलिए लोहे की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम आपने सेम ले रखा है। एट अ टाइम कभी भी दोनों में कंपेयर नहीं किया जाता, किसी एक को फिक्स रखो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला, वॉल्यूम सेम रखो, इतना ही वॉल्यूम आपने मिट्टी लिया और इतना ही वॉल्यूम आपने लोहा लिया है, तो वॉल्यूम मैंने सेम कर दिया। अब जिसका वजन ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा चीज़ आप मास को भी सेम कर सकते हैं, आप वजन को भी सेम कर सकते हैं। मान लो जैसे कि मैं 1 किलो, मान लो मैं 1 किलो आटा ले लेता हूँ। मैंने 1 किलो आटा लिया और मैंने 1 किलो कुछ और ले लेते हैं, लोहा ले लेते हैं, चलो लोहा ही ले लेते हैं। 1 किलो आटा है और 1 किलो लोहा है। मुझे बताओ कौन ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लोहा या आटा? कौन ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? कभी तराजू में मेजर करते हुए देखे होंगे, 1 किलो इतना सा होता है, लोहा इतना सा होता है, जबकि 1 किलो आटा ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो जो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे उसकी डेंसिटी कम होती है, जो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे उसकी डेंसिटी कम होती है, और जो कम वॉल्यूम में ही आ गया मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। आपको पता है कि हॉट एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द कूल एयर। आपको मालूम है ना, गर्म हवाएं नीचे से ऊपर को जाती हैं, पता है ये बात? ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे को आती हैं और गर्म हवाएं नीचे से ऊपर को जाती है। क्यों? क्योंकि जो गर्म हवाएं होती हैं वो उनकी डेंसिटी कम होती है, वो हल्की होती हैं। इसलिए हॉट एयर बैलून कभी सुना है? हॉट एयर बैलून ऊपर को क्यों उड़ता है? क्योंकि हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है। ऐसा क्यों? इधर समझना, मान लो ये एक बर्तन है, इसमें कुछ एयर के मॉलिक्यूल थे, ऐसा क्लोज रखे हुए थे, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं इस बर्तन को गर्म कर दूं, तो ऐसे में क्या होगा पता है क्या? चलो मान लो ये बर्तन फिक्स वाला बर्तन नहीं है, ये ऐसा बर्तन है जैसा गुब्बारा है। मेरे पास एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर मैंने एयर भरी हुई है, ये गुब्बारा पकड़ लो आप। ठीक है, ये लो, इसको मैं हटा देता हूँ। ऐसा समझ के चलते हैं कि ये गुब्बारा है, क्योंकि गुब्बारा जो होता है वो एक्सपैंड हो सकता है। ठीक है, तो ये लो, ये एक गुब्बारा है। ठीक, अब अगर मैं इस गुब्बारे को गर्म कर दूं सच दैट कि फटे ना, ये मैंने इसको गर्म कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल है ये दूर दूर भागने लगेंगे। ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, दूर दूर भागने लगेंगे। तो जो गुब्बारा पहले छोटा था, अब यही गुब्बारा फूल के क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। पहले गुब्बारा छोटा था, अब गुब्बारा क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो आपको ऐसा नहीं लगता पार्टिकल तो उतने ही हैं, पार्टिकल तो इसके अंदर भी उतने ही है, लेकिन पहले ये कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे, ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? लो। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? लो। और यहाँ पर वॉल्यूम क्या है? हाई। बाय द वे जो मास इसका है वही मास इसका भी है, क्योंकि दोनों में पार्टिकल तो सेम है। तो इस हिसाब से अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, क्योंकि वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, और वॉल्यूम अगर कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ की डेंसिटी क्या है? हाई। क्यों? क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम क्या है? लो। जबकि यहाँ की डेंसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ की डेंसिटी हो जाएगी लो, क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम क्या है? हाई है। तो इसीलिए जो ये हॉट एयर होती है, व्हाट इज दिस? दिस इज हॉट एयर, दिस इज हॉट एयर। हॉट एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसलिए हॉट एयर बलून्स ऊपर को जाते हैं। जबकि ये कैसी एयर है? कूल्ड एयर है। ठीक है, दिस इज कूल एयर। तो ठंडी एयर में जो वॉल्यूम होता है, ठंडी एयर का वॉल्यूम कम होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। इसलिए ठंडी हवाएं नीचे होती हैं और गर्म हवाएं ऊपर को जाती हैं, हॉट एयर बलून ऊपर जाता है। ठीक है, अच्छा आपको पता है क्या, गर्मियों के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि अपनी गाड़ी में टायर में जो हवा भराते हो वो एकदम हाई प्रेशर पे मत भराओ, मतलब कि ज़्यादा हवा मत भरो, राइट? जैसे एक एग्जांपल के लिए, जब आप हवा भराते होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर लिखा होता है कि 32, ऐसा वो एक नंबरिंग होता है। वो नंबरिंग बताता है कि ठीक है अभी आपके गाड़ी में हवा 24 की है, उसको बढ़ाते 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 32 का लेवल लेके आओ, 32 का लेवल लेके आओ, राइट? लिखा होता है। गर्मियों के टाइम पे क्या बोला जाता है? नहीं भाई 32 मत लेके जाओ, इसको 28 पे ही रोक दो, ज़्यादा मत भरो हवा। टायरों के अंदर गर्मियों में ज़्यादा हवा नहीं भरी जाती। क्यों नहीं भरी जाती? क्योंकि गर्मियों के टाइम पे क्या होगा, उसकी जो अंदर की एयर है वो एक्सपैंड होगी खुद से, और अगर एक्सपैंड होगी खुद से तो टायर ऑटोमेटिकली थोड़ा फूल जाएगा।
लेकिन अगर आपने पहले से ही हाई प्रेशर पे भरा रखा है, मतलब पहले से उसके अंदर अगर ज़्यादा हवा है, अगर वो एक्सपेंड होगी तो टायर इतना बड़ा हो जाएगा कि फट सकता है। इसलिए गर्मियों के टाइम पे क्या बोलते हैं कि हवा कम भरो, ताकि गर्मी की वजह से वैसे भी उसने एक्सपेंड होना है और टायर अपने आप ही फूल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे आप एक बात बताइए, कौन ज़्यादा भारी है, 1 किलो लोहा या 1 किलो कॉटन? कौन ज़्यादा भारी है? 1 किलो लोहा या 1 किलो कॉटन? कौन ज़्यादा भारी है? कौन ज़्यादा भारी है? भाई दोनों का वजन सेम है। मैंने क्या बोला? कौन ज़्यादा भारी है। और भारी में क्या देखा जाएगा? मास। भारी में क्या देखा जाएगा? मास। तो दोनों का मास सेम है, दोनों इक्वली भारी हैं। बट अगर मैं बोलूँ डेंसिटी किसका ज़्यादा है, अगर मैं बोलूँ डेंसिटी किसका ज़्यादा है, तो डेंसिटी उसका ज़्यादा होगा जिसका वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम किसका कम है? लोहे का। तो लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉटन, कापूस, कॉटन। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। 1 किलो लोहा इतने में ही आ जाएगा, जबकि 1 किलो कॉटन ये इतना बड़ा रहेगा, तब जाके वो 1 किलो कॉटन बनेगा। समझ में आया? तो कॉटन का क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसी 1 किलो में, इसलिए कॉटन की डेंसिटी कम है, जबकि लोहा इतने में ही आ गया, इतने में ही पूरा 1 किलो लोहा आ गया, तो इसीलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा और इसकी डेंसिटी कम, क्योंकि ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है इसलिए डेंसिटी कम, और ये कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है इसलिए डेंसिटी ज़्यादा। मास तो दोनों का सेम ही था। ठीक है, सो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, अच्छा, तो समझ में क्या आया कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो समझ में क्या आया? वैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तुम एक पानी की टंकी बनाओ, एक पानी की टंकी बनाओ जिसकी लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए, चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए और हाइट 1 मीटर होनी चाहिए। एक ऐसा पानी का टंकी बनाओ, ठीक है, जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और हाइट 1 मीटर। ये तुमने एक पानी की टंकी घर में बना दी। ठीक है, और ये याद रखना 1 मीटर, 1 मीटर और ये 1 मीटर। अब इसके अंदर जब तुम पानी डालोगे ना, जब तुम इसके अंदर पानी भरोगे तो वो जो पानी होगा उसका जो वजन होगा, उसका जो वजन होगा वो 1000 kg होगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका? 1000 kg पर मीटर क्यूब। एक ऐसा पानी की टंकी बनाओ, एक ऐसा पानी की टंकी बनाओ जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर और हाइट 1 मीटर हो। उसमें जब तुम पानी भरोगे तो उस पानी का वजन कितना होगा? 1000 kg। ये उसका मतलब है। समझ में आया? जैसे हमने ग्रेविटी को डिकोड किया था ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली इसका मतलब होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब एक ऐसी टंकी बनाओ जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर और हाइट 1 मीटर हो। तो ऐसे में जो उसके अंदर पानी भरा जाएगा उसका वजन 1000 kg होगा। उसका वजन कितना होगा? 1000 kg होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया? इसी टंकी में, जरा समझना, इसी टंकी में आपने तेल डाल दिया, इसी टंकी में इस बार आपने ऑयल डाल दिया। पहली बार क्या था? यहाँ पर वाटर था। सेम इसी टंकी में आपने ऑयल डाल दिया। अब जब आपने ऑयल भरा इसके अंदर पूरा, तो आपको मालूम पड़ा कि जो इसका वजन निकल के आ रहा है, अच्छा इसको तराजू के ऊपर रखने का, जब तुमने इसको तराजू के ऊपर रखा वेइंग मशीन के ऊपर, तो उसने वजन 1000 किलो दिखाया, तो हमने बोल दिया कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। अब जब तुमने इसके अंदर तेल भरा, जब तुमने इसके अंदर तेल भरा और वेइंग मशीन के ऊपर रखा, तो यहाँ पर मालूम पड़ा कि इसका जो वजन है वो 5000 kg है। इसका जो वजन है वो 5000 kg है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका वजन 5000 kg है। तो इसका मतलब ऑयल की डेंसिटी कितनी हुई? इसका मतलब ऑयल की डेंसिटी कितनी हुई? तो ऑयल की डेंसिटी हो गई 5000 kg। बर्तन कितने का था? 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, तो कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1000 kg इन 1 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी कितना हो गया? बेसिकली 5000 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब पानी का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऑयल का डेंसिटी कितना है? 5000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ तेल की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कितना टाइम्स ज़्यादा है? कितना टाइम्स ज़्यादा है? तो कितना टाइम्स ज़्यादा है? ये 5 गुना। अगर ये 1000 है तो ये कितना है? 5000 है, तो कितना ज़्यादा है? 5000 गुना ज़्यादा है। यही तो रिलेटिव डेंसिटी बता रहा है। अब इस फॉर्मूले में डाल के देखो, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ यहाँ पर क्या है? मटेरियल, जिसकी भी आप बात करें, फिलहाल मैं ऑयल की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डालूंगा डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वैल्यू डाल देते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 5000 kg पर मीटर क्यूब डिवाइड बाय वाटर का कितना था? 1000 kg पर मीटर क्यूब। दोनों अगर आपस में कट जाएं, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल। सो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है? 5। क्यों? क्योंकि ऑयल पानी के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा भारी था, इसीलिए यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी कितना आया? 5 आया।
मान लो अगर इस बार मैंने कुछ और डाल दिया, मान लो इस बार मैंने ग्रीस डाल दिया, ग्रीस जानते हो जिसको हम अपने साइकिल्स में लगाते हैं, राइट, ग्रीस। मान लो मैंने ग्रीस डाल दिया और ग्रीस में सेम बर्तन यही है 1 मीटर क्यूब का, ठीक है, बर्तन यही है 1 मीटर क्यूब का। तो इसके अंदर अगर मैंने ग्रीस डाल दिया तो इस बार मैंने देखा कि जो ये वजन है ये आ रहा था 17,000 kg। ये सारी वैल्यूज मैं ऐसे ही ले रहा हूँ एग्जांपल, सच में ग्रीस 17,000 kg नहीं होता है, ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इस बार मान लो मैंने ग्रीस डाल दिया, तो ग्रीस में मैंने देखा कि सेम बर्तन का वजन कितना आ रहा है 17,000 किलो। अब अगर कोई बोले कि बताओ ये जो ग्रीस है ये वाटर के मुकाबले कितना इसका रिलेटिव डेंसिटी है, तो वाटर 1000 है पर मीटर क्यूब और ये 17,000 है पर मीटर क्यूब, तो क्या यहाँ पर आंसर 17 आएगा? क्योंकि 17,000 जब डिवाइड बाय 1000 होगा तो आंसर कितना आएगा? 17 आएगा ना। तो यहाँ पर जो रिलेटिव डेंसिटी निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगी? 17 निकल के आएगी, क्योंकि 17,000 डिवाइड बाय आप 1000 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 17 आएगा। समझ में आया? तो बेसिकली जब भी कोई बोलता है रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है कि पानी के मुकाबले ये कितना भारी है फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। अब जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर वॉल्यूम क्या था? 1 मीटर क्यूब। कोई बोले इतना बड़ा टंकी नहीं भाई अपने पास, मेरे पास तो इतना बर्तन है। तो ठीक है भाई, तेरे पास इतना बर्तन है तो इतने ही बर्तन में एक बार पानी भरना और उसमें एक बार तेल भरना, बस वॉल्यूम सेम रखना, जो भी है, कम वॉल्यूम तो कम, ज्यादा वॉल्यूम है तो ज्यादा, वॉल्यूम सेम रखना और फिर मास को मेजर करना, ठीक है। तब आपको रिलेटिव डेंसिटी, तब आपको पहले तो डेंसिटी पता चलेगी और फिर दोनों की डेंसिटी को जब आप डिवाइड करोगे तो रिलेटिव डेंसिटी पता चलेगी। क्लियर? बहुत सिंपल है। ऑलराइट, तो इसे आप लिख लेना। तो रिलेटिव डेंसिटी बस इतना ही आपको बताता है, रिलेटिव डेंसिटी बस इतना ही बताता है कि पानी के मुकाबले ये कितना भारी है फॉर पर्टिकुलर वॉल्यूम, फॉर अ सेम वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम सेम होनी चाहिए। अब यहां पर देखो क्या बोल रखा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। क्या समझ में आया? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। इसका मतलब पानी की डेंसिटी के मुकाबले सिल्वर की डेंसिटी 10.8 टाइम्स ज्यादा है, 10.8 टाइम्स ज्यादा है। अगर मैं 1 मीटर क्यूब का बर्तन बनाऊं, 1 मीटर क्यूब का अगर मैं बर्तन बनाऊं, उसके अंदर पानी भरूं तो उसका वजन था 1000, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये फिक्स है, ये वाला जो चीज मैंने आपको बताया, ये वाला, ये मैंने आपको सही बताया है, ये जो वैल्यू है ये करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। बाकी ये वाली वैल्यू वैसे ही है, एग्जाम्पल वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू एग्जाम्पल जस्ट एक वैसे रैंडम वैल्यूज है, पर ये वाली वैल्यू सही है। वाटर का सच में डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब ही होता है, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे कि मैंने क्या बोला कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, इसका मतलब पानी की डेंसिटी के मुकाबले इसका डेंसिटी कितना है? 10.8। तो अगर पानी का डेंसिटी है, अगर पानी का डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो मुझे बताओ सिल्वर की डेंसिटी कितनी होगी? तो सिल्वर की डेंसिटी क्या होगी? इसका 10.8 टाइम्स ज्यादा होगी। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 10.8, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 10.8 kg पर मीटर क्यूब। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा? एक जीरो हटा, यहाँ से पॉइंट हटा, तो कितना होगा? 10800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसका मतलब सिल्वर की डेंसिटी इतनी होगी। अच्छा, सवाल क्या पूछा है? हमने तो आंसर पहले निकाला, सवाल क्या पूछा है? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, वही ले रखा है मैंने। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर? भाई यही है ठीक है, यही है। समझा रहा था, समझाते समझाते आंसर ही आ गया। डन एवरीवन, ठीक है। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? तो कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसा लिखोगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी रिलेटिव इज 10.8 एंड तीसरी चीज क्या पूछी है? डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ये आपसे पूछी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? तो फॉर्मूला लिखोगे रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसा लिखोगे बस। अब आपको यहाँ पर वैल्यू डाल देनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी बता रखी है? 10.8 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर पूछी गई है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो अब 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10.8 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो सॉल्व करने के बाद निकल के आएगा डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 10800 kg पर मीटर क्यूब, जो कि यही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने दिमाग से किया कि सिल्वर की डेंसिटी 10.8 है, इसका मतलब पानी के मुकाबले ये 10.8 टाइम्स ज़्यादा होगा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो एग्जाम में अगर कभी बैठे हो तो ये वाला अप्रोच आपको यूज़ करना है, ठीक है। और अगर रैंडमली कभी करना पड़े तो ऐसा दिमाग लगाओ। ऑलराइट एवरीवन, सो दिस वाज द रिलेटिव डेंसिटी। ऑलराइट, तो ये जो चैप्टर है ये होता है यहीं पर ही खत्म।
तो इस चैप्टर में 2 पार्ट है, एक तो ग्रेविटेशन वाला पार्ट है अलग, एंड उसके बाद जो ये थ्रस्ट प्रेशर वगैरह एंड उसकी जो बाद वाला हिस्सा है वो यहाँ पर है अलग, ठीक है। वैसे चैप्टर बहुत ही सिंपल है, सारे के सारे जो भी डेफिनेशंस है, जो भी फॉर्मूलेज हैं, उनको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में प्रेजेंटेशन ही मायने रखता है।